Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Educational, and in this video we are going to cover the Central Information Commission chapter of Indian Polity. This is chapter 57 of Indian Polity, and the reference for this series I have taken from the Lakshmikant Indian Polity, right? This is again a very important book as far as the civil services examination is concerned, because I think this is composite of all the information which you need to know about the Indian polity. This book is very important, and I am providing this book in a very short and brief manner, and बिना कोई point छोड़े हुए I am trying to cover all the information in a very holistic approach. बहुत मेहनत, बहुत ही meticulous way में बना रहा हूँ मैं इसको, और definitely it will be helpful to you. PDF will be also provided. इनका PDF मैं नोट की तरह आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको रिवीजन के लिए प्रॉब्लम ना हो. जब भी आपको जरूरत पड़े you can easily take the PDF and you can revise them multiple times. तो आपका इधर से टेंशन खत्म हो जाएगा, बार बार लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे पहले कहूँगा कि चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी वीडियोस के. पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम लोग. सबसे पहले बात करेंगे कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ था. तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था 2005 में. CIC बनी थी 2005 में, तो बहुत पुरानी ये कोई कमीशन नहीं है. 2005 आज 15 साल पुराना है. एंड इसको बनाया गया था, इस कमीशन को, एक ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन लाकर. ये नोटिफिकेशन लाना इसलिए जरूरी हो गया बिकॉज RTI एक्ट पास हुआ था 2005 में, जिसके प्रोविजन के हिसाब से जरूरी था कि एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाए. RTI एक्ट को अगर ब्रॉडेन करें तो इसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. देखिए, जनता का राइट है, जो लोग हमारे कंट्री में रह रहे हैं उनको राइट है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन वो ले लें. उनको कोई रोक नहीं सकता इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने से. एंड ये इसके वजह से, राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से, कई सारे करप्ट प्रैक्टिसेस को भी रोका गया है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. ये एक अलग टॉपिक है, कवर किया जा सकता है. एनीवे, अभी हम लोग बात कर ले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की. तो RTI के प्रोविजन के हिसाब से ये कमीशन को बनाना जरूरी था. इसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल गैजेट निकाल कर, नोटिफिकेशन निकाल के इस कमीशन को बनाया था 2005 में. आगे बढ़ते हैं. अब ये है क्या? ये एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है. इसको हमने बनाया एक गैजेट और नोटिफिकेशन के द्वारा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. तो ये है क्या? ये एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपने काम खुद करती है. इट एंटरटेन्स कंप्लेंट्स एंड अपील्स पर्टेनिंग टू द ऑफिसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एक्सेट्रा अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरीज. इस बात को समझो. जब भी कोई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई बंदा कंप्लेन कर रहा है कि फलाना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर PSU मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जो कि पब्लिक नेचर की इंफॉर्मेशन है, वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो सीधा जाता है CIC के पास, कंप्लेन फाइल करता है कि साहब मुझे ये फलाना जो PSU है वो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, आप दिलाइए. कंप्लेन करता है, अपील करता है, राइट. इसका एग्जांपल मैंने खुद देखा था. मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, जिसने RTI फाइल किया था, राइट टू इंफॉर्मेशन. CIC को मांगा था एक्चुअली. RTI फाइल करने पे उसको एक्चुअली रिप्लाई नहीं मिला विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. तो उसने बेसिकली उसको एक्चुअली उसकी नौकरी हुई थी और फाइनल मेरिट लिस्ट में उसको आउट कर दिया गया था. तो उसने उसने मांगा था इंफॉर्मेशन कि कितने मार्क्स पे लोगों को एक्चुअली सिलेक्ट किया गया और उसे हटाया गया, तो उसका मार्क्स कितना था और उसके बाकी फेलो जो थे उनका मार्क्स क्या था. तो ये एक्चुअली मांगा उसने और वो इंफॉर्मेशन उसको मिली नहीं और डिलेड मिली, और उसमें जो उसने इंफॉर्मेशन मांगा था वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी नहीं मिला था. तो उसने CIC को ये अपील किया था, कंप्लेन किया था इसके बारे में. तो इसलिए मैं जानता हूँ. तो ऐसा होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी ऑफिस के अगेंस्ट में अगर उससे मतलब जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो नहीं दिया तो CIC में जाया जा सकता है. और भी कंडीशन हो सकते हैं, या तो स्टिपुलेटेड टाइम में ना दिया गया हो तब भी CIC में जाया जा सकता है.
आगे बढ़ते, कॉम्पोजिशन क्या है इस कमीशन का, तो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं इसमें, एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो एक चीफ सीआईसी होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, और नॉट मोर देन 10 मतलब 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते। तो भाई है कितने, एक्चुअली ओरिजिनल जब ये बना था 2005 में, तो 5 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुआ करते थे और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में अगर 2019 की बात करें तो जो लेटेस्ट अभी डेटा है वो उसके हिसाब से इट हैज 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अलॉन्ग विथ ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो 1 + 6 टोटल 7 है ये लोग, ठीक है। किसी भी केस में 10 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट्स देम अलॉन्ग विद द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन एक रिकमेंडेशन चाहिए इसके लिए कमिटी का। कमिटी के मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो एक तो खुद प्राइम मिनिस्टर हो गए, चेयरपर्सन भी यही होते हैं, ठीक है। दूसरे मेंबर है एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन कह सकते हो, ठीक है। देन एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के तरफ से। 3 मेंबर की एक कमिटी होती है और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को और बाकी जो बचे इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। इनकी अपॉइंटमेंट के लिए एक्चुअली कुछ क्राइटेरिया है कि ये इमिनेंस नॉलेज होना चाहिए इनको पब्लिक लाइफ में, एंड वाइड नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस में, मैनेजमेंट में, जर्नलिज्म में, मास मीडिया में, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में। तो कुछ मतलब ऐसे किसी को भी नहीं किया जा सकता है। वैसे लोग जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है साइंस में, लॉ में, टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस में, मैनेजमेंट में, जर्नलिज्म में, मास मीडिया में, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, उनको ही या तो सीआईसी या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाता है। नेक्स्ट, दे शुड ऑल्सो मतलब अपॉइंटमेंट के लिए कोई बंदा अगर सीआईसी या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनना चाहता है तो ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमपी एमएलए तो होना ही नहीं है ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, वैसी ऑफिस जहाँ पे आपको रिम्यूनरेशन मिलता है, पैसा मिलता है। वो ऑलरेडी किसी ऑफिस से पैसा पा रहा है और उसको क्या सीआईसी भी बना दोगे, नहीं बनाया जा सकता। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होल्ड करना चाहिए और वो एमपी नहीं होना चाहिए, एमएलए नहीं होना चाहिए। रीअपॉइंटमेंट की भी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो टेन्योर और सर्विस कंडीशन की बात करें तो इनका टेन्योर वैसा टेन्योर होता है, उतने साल के लिए होगा जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, वो ही डिसाइड करती है। 5 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। तो सच टर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कोई फिक्स कहीं भी नहीं दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ दिया गया है कि फलाना टर्म होना होगा, 3 साल 2 साल जो भी हो, या तो वो 65 साल के हो जाए। तो 65 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। इनके लिए कोई रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन नहीं है, एक बार बनेगा तो दोबारा नहीं बन सकते। रीअपॉइंटमेंट की फैसिलिटी इसमें नहीं दी गई, प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। इनको हटाया भी जा सकता है किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव, लेकिन इसके लिए कुछ सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, जैसे कि अगर कोई सीआईसी है, सिटिंग सीआईसी या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, या फिर वो कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस के लिए जहाँ पे मोरल टर्पिट्यूड का मामला है, वहाँ पे भी उसको हटाया जा सकता है। या फिर वो पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस में ऑलरेडी काम कर रहा है, कोई ऐसी नौकरी कर रहा है जहाँ पे उसको पेड एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, या फिर उसका माइंड जो है, बॉडी है, इन्फॉर्मिटी है, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा सके, उस केस में भी इसको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। या तो वो कोई उन्होंने कोई ऐसा एक्वायर्ड कर लिया फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट जिससे कि उनकी जो ऑफिशियल फंक्शन है उसको नुकसान हो सकता है, अफेक्ट द प्रिजुडिशियली हिज ऑफिशियल फंक्शन। कोई ऐसा इंटरेस्ट उन्होंने पाल लिया जो कि फाइनेंशियल नेचर का है या फिर कोई ऐसे नेचर का है जहाँ जिसकी वजह से
उनके ऑफिशियल फंक्शंस पे अफेक्ट आ सकता है, उस केस में भी अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, इसकी इनके अलावा प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी भी दो ग्राउंड है जिसके दम पे प्रेसिडेंट हटा सकते हैं इनको। लेकिन अगर जब प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी की बात करें इस मुद्दे की, तो इसको रेफर करना पड़ता है प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट में भेजना पड़ता है, ताकि सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी कमेटी बिठा के इंक्वायर करे कि सच में उस बंदे ने मिसबिहेवियर किया है या फिर इनकैपेबल है। अगर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी में ये निकल के आया कि सच में मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी का मैटर है, तो रिकमेंडेशन आएगा कि भाई हटा दिया जाए इनको, और उस रिकमेंडेशन के आधार पे प्रेसिडेंट CIC को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटा सकते हैं। सैलरी अलाउंसेज एंड अदर सर्विस कंडीशन की बात करें तो इनको जो सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं या फिर सर्विस कंडीशन होता है, वो डिसाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे दिया गया है कि भाई आप ही सैलरी अलाउंसेस और सर्विस कंडीशन डिसाइड करें। लेकिन जो भी ये डिसाइड कर लिया गया सैलरी अलाउंसेस और सर्विस कंडीशन, उसको वेरी नहीं किया जा सकता है टू देयर डिसएडवांटेज। कहने का मतलब है कि अगर नौकरी कर रहे हैं, जैसे CIC अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसी दौरान उनकी सैलरी को कम कर दिया जाए तो इट विल अफेक्ट, कि मतलब उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार सब कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में काम करने लगेंगे। तो ऑटोनॉमी अगर चाहिए, इंडिपेंडेंट अगर बनाना है CIC को, तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस की CIC के। तो पावर्स एंड फंक्शंस बड़े ही वेराइड है। It has power to receive and inquire into a complaint from any person who has not been able to submit an information request because of non-appointment of public information officer। अच्छा, इस बात को समझो। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में PSUs में या फिर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में PIO का अपॉइंटमेंट किया जाता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, जिसकी ड्यूटी है कि जब भी कोई RTI एक्ट के तहत कोई इंफॉर्मेशन मांगे बंदा, जो कि दिया जा सकता है, उसको वो प्रोवाइड करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में PIO का पोस्ट ही नहीं है या फिर नॉन अपॉइंटमेंट है, वहाँ पे अभी PIO है ही नहीं। उस केस में इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? तो उस केस में एक इंक्वायरी की जाएगी, एक कंप्लेंट किया जाएगा CIC को पर्टिकुलर बंदे के द्वारा कि साहब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से सपोज एक PSU है, वहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन मांगी है और वहाँ पे PIO है ही नहीं, तो अब मुझे इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो कंप्लेंट किया जा सकता है CIC में, और CIC इस मैटर को रिसीव करेगा, इंक्वायर करेगा। ठीक है, और डायरेक्ट भी करेगा कि भाई PIO का पोस्ट बनाओ और इंफॉर्मेशन बंदे को दो। नेक्स्ट है when a person who has been refused information, जब भी एक बंदा जो कि इंफॉर्मेशन मांग रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जो पब्लिक सेक्टर की है या फिर कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, और वहाँ पे उसको इंफॉर्मेशन रिफ्यूज किया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, तो उस केस में भी वो CIC के पास जा सकता है। और एक ऐसा बंदा हैज नॉट रिसीव्ड रिस्पॉन्स, मान लो मांगा उसने RTI के तहत इंफॉर्मेशन मांगा, बट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, तब भी वो CIC के पास जा सकता है। एंड वो रिस्पॉन्स जो है मिला है लेकिन विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में नहीं मिला है, तब भी जा सकता है। या फिर ए पर्सन हु थिंक्स द फी चार्ज आर अनरीजनेबल, मतलब जो पैसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मांगा गया है वो अनरीजनेबल है, तब भी वो CIC में जा सकता है। या फिर एक ऐसा बंदा है हु थिंक्स इंफॉर्मेशन गिवन इज इनकम्प्लीट, जो भी इंफॉर्मेशन मांगा है वो आधा अधूरा है, इनकम्प्लीट है, तब भी वो CIC के पास जा सकता है। इस केस में मेरे दोस्त वाला केस मुझे याद आता है, जिसने इंफॉर्मेशन मांगी थी और उसको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिला था, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन था। सो दिस कैन बी अ रीजन, राइट। नेक्स्ट इज if the information misleading और false है, तब भी उस केस में वो CIC के पास जा सकता है। इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है या false है, तब भी CIC के पास जा सकता है। In fact, the CIC can order inquiry into any matter if there are reasonable grounds। तो ये इसका सो मोटो पावर है, मतलब कि खुद से एक्शन लेने का ये पावर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
While inquiring, powers it possesses the powers of civil court in respect of following matter. तो जो CIC है जब भी इंक्वायरी करता है तो उसको मिल जाता है पावर ऑफ जस्ट लाइक दैट ऑफ द सिविल कोर्ट। किन किन मैटर में? तो जैसे समन करना है किसी को, एंड इन्फोर्स करना है, अटेंडेंस, ठीक है, किसी को ओरल या रिटन एविडेंस किसी का लेना है ऑन ओथ, या फिर किसी को बोलना है कि भाई आप डॉक्यूमेंट और थिंग्स प्रोड्यूस करो मेरे सामने। उस केस में जो सिविल कोर्ट का पावर है वो उसको मिल जाता है CIC को। मतलब किसी को भी ये बुला सकता है, उसको ओथ के दम पे उसका बयान ले सकता है, उससे मांग सकता है कुछ डॉक्यूमेंट, जो थिंग्स जो कि इम्पोर्टेंट है उस पर्टिकुलर मैटर के लिए। देन इट हैज पावर ऑफ डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, and it has also power of receiving evidence of on affidavit। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो डॉक्यूमेंट्स मांग के उसकी डिस्कवरी या फिर उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, और किसी भी एविडेंस को अफिडेविट के तौर पे मांग सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। अफिडेविट का मतलब है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, जो कि मतलब जो स्टाम्प पेपर पे जो एविडेंस मांगा जाए वो भी मांगा जा सकता है, ठीक है। It has power of requisitioning any public record from any court or office, ठीक है। It has power of summons for examination of witness or document। It has any other matter which it has power to inquire into any other matter which may be prescribed, right? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट all public records must be given to the commission during inquiry for examination। इसका मतलब ये है कि देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन मांगती है कमीशन CIC, वो देना ही देना है इसको। कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कुछ अदर बॉडीज हैं जिससे इंफॉर्मेशन ले सकती है CIC, वो देना ही देना है, मना नहीं कर सकते वो किसी भी केस में, ठीक है। नेक्स्ट, Commission has the power to secure compliance from the public authority on the following matters। तो देखिए कहाँ पब्लिक अथॉरिटी को कंप्लाई करना पड़ता है कमीशन को, जब भी कमीशन कोई ऑर्डर देती है। तो जब भी कमीशन बोलती है कि भाई कोई इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, वो पर्टिकुलर फॉर्म में चाहिए, उसमें कंप्लायंस देना पड़ता है पब्लिक अथॉरिटी को। Whenever commission asked to provide access to information in a particular form, it has to be complied by the public authority। और अगर कमीशन को लगता है कि कहीं पे कमीशन ने पाया कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ही नहीं, और उस केस में कमीशन बोलेगी कि भाई पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक काम करो, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को तुरंत अपॉइंट करो, तो उसका भी कंप्लायंस करना पड़ेगा, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। देन पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन और कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब भी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने को बोला जाए या फिर कुछ कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिश करने को बोला जाए किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, उसको भी कंप्लाई करना है पब्लिक अथॉरिटी को, ये कंपल्सरी है। देन मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कहती है कि नहीं भाई आपने तो इन्फॉर्मेशन जो मांगा हमने उसको उस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, उस केस में तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा ही नहीं। इसको ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए कमीशन ने कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन को बोला है कि भाई नेसेसरी चेंज करो, ताकि मैनेज किया जाए डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को, डिस्ट्रक्शन इतनी जल्दी ना हो जाए कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना। Enhancing training provision for officials on the right to information। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जहाँ मतलब मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे इंफॉर्मेशन तो ली ही जाती है, तो क्यों ना उनके ऑफिशियल्स को ट्रेन किया जाए रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन। कई बार उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या, और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमेशा सिक्योर रखना है, सो दैट नीड्स टू बी कंप्लाइड। The next one is seeking an annual report which is actually required from the public sector undertakings or some financial institutions, that can be asked by the commission, and that has to be provided on the compliance basis. They can also ask to the commission can ask public sector undertaking or any public sector organization
टू कंपनसेट फॉर एनी लॉस टू द अप्लीकेंट। मान लीजिए कोई ऐसा अप्लीकेंट है जिसको ऑलरेडी लॉस हो चुका है, लॉस हो चुका है इंफॉर्मेशन गैदर करने में, उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा एंड दैट हैज टू बी complied. Next is imposing penalties under this act and rejecting the application. तो इस कमीशन को ये भी पावर है कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी जो कि इसके परव्यू में है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उस पर पेनाल्टी ये लगा सकता है। अगर वो एक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है तब भी पेनाल्टी लगाया जा सकता है। एंड रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसको पेनाल्टी लगाया जा सकता है। इट सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एनुअल रिपोर्ट ये लोग भेजते हैं अपना CIC रिगार्डिंग द एक्शंस टेकन एज पर द RTI एक्ट, उस एनुअल रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ले करती है, मतलब सामने रखती है ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। 2 हाउसेस होती है पार्लियामेंट की, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में रखा जाता है इसके रिपोर्ट को। सो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन चैप्टर, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक मारना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। दिस इज योर पार्ट, यू हैव टू डू। एंड अगर ये करोगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है एंड इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। अगर आप शेयर करते हो दूसरों को भी बेनिफिट होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरा भी मोटो ये है कि मैक्सिमम जो कंटेंट है, फ्री टाइप का कंटेंट, वो एक्सक्लूसिवली पहुंचे सब तक। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ अपना पार्ट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा एंड इट डू नॉट टेक योर मच एफर्ट। थोड़ा सा एफर्ट करके ये कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, बाय।